हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं और ऑल करें, जिससे कि हमारे इन वीडियोस के अपलोड होते ही आपको इसके नोटिफिकेशन मिल जाएं। हमारे इस वीडियो को आप अपनी सोशल साइट्स पर शेयर करें। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल साइट्स के लिंक दिए हैं, आप उन्हें फॉलो करें और अपने डाउट्स को दूर करें। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी वेक्टर पढ़े। यहाँ पर हम लोगों का जो फिजिक्स में है वो वेक्टर भी एक मैथमेटिकल टूल की तरह से है। वेक्टर की सहायता से हम जो वेक्टर क्वांटिटीज़ है उनको किसी भी घटना में वो अगर वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं तो उनको जोड़ते हैं, उन्हें हम सबट्रैक्ट करते हैं। मान लीजिए हमें कहीं रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो हम सबट्रैक्ट करके निकालते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हमारे मैथमेटिकल फिजिक्स में बहुत सारे मैथमेटिकल फार्मूले हैं जिनको हमें याद रखने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ को आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, हम याद दिलाते हैं, और कुछ को हम यहाँ आपको बताते हैं। एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिसका कि सामान्यतः किसी भी क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन के सोल्यूशन में हम प्रयोग करते रहते हैं, उसको इस तरह से है वो ax² + bx + c = 0। अगर इस तरह का कोई भी क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन हमारे पास है तो हम इस क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में जो x² है, ये क्वाड्रेटिक है, इसमें x की 2 घात है, इसलिए x की ये 2 मान भी होंगे, 2 वैल्यूज भी होंगी, और ये जो दोनों इसकी वैल्यूज हैं इसके रूट्स कहलाते हैं, रूट्स। और इसकी रूट्स को हम निकालने के लिए डायरेक्ट हमारे पास एक फार्मूला है जिसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं। अगर इस तरह का कुछ भी है, कोई भी फार्मूला है, तो x की वैल्यू बराबर हो जाएगी -b। जहाँ पर भी x का कोएफिशिएंट है उसका नेगेटिव रखते हैं, फिर चूंकि 2 वैल्यू होगी x की, इसलिए यहाँ पर एक प्लस के साथ होगी, एक माइनस के साथ होगी। अंडर रूट इसी का स्क्वायर -4, और फिर ये जो x² का कोएफिशिएंट है 1, a यहाँ ये है, और फिर जो कांस्टेंट है यहाँ पर c, उसके बाद ये जो आपका इसका कोएफिशिएंट है इसका ट्वाइस। और इस तरह से हम इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। कितना भी बड़ा इस तरह का क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो, लेकिन हम इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे, भले ही इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में आए, डेसिमल में आए या किसी भी रूप में आए, लेकिन हम इसकी सहायता से इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एग्जाम्पल की तरह से मान लीजिए हमारे पास है x² -5x + 6 = 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। इसका इस्तेमाल करके हम इस x की 2 वैल्यूज़ को हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर है -b, जो b है यहाँ पर प्लस रहता है, यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ पहले से माइनस लगा है इसलिए प्लस पास हो जाएगा। फिर प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, यानी जो x का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर यानी 25, -4a, इसके कोएफिशिएंट को ये कहते हैं जो यहाँ 1 है, और उसके बाद c 6 अपान 2a, a यहाँ पर 1 है वो यहाँ नहीं लिखेंगे। इस प्रकार ये आया आपका 5 ± अंडर रूट 25 -24 अपान 2। दिस इज इक्वल टू 5 ± 1, 25 - 4 24 = 1, 1 का अंडर रूट भी 1 होगा अपान 2। अब इसके 2 वैल्यूज होंगी, एक x की वैल्यू होगी x = प्लस के साथ होगी 5 + 1/2 यानी 6/2 = 3, एंड अदर वैल्यू ये मान लीजिए x की एक वैल्यू हुई और दूसरी वैल्यू हो जाएगी, इसको x1 मानिए, इसको x2, दूसरी वैल्यू हो जाएगी इसकी 5 - 1 अपान 2 4/2 = 2। इस तरह से जो भी क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हमारे पास रहता है इसकी वैल्यू को हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। यद्यपि इसे आपने लोअर क्लास में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं,
बल्कि हम आपको इसको याद दिला रहे हैं, आपको याद करा रहे हैं कि ये भी है जिसकी की ज़रूरत हमको अधिक से अधिक पड़ती रहती है। तो इस क्वांटिटी के क्वेश्चन की ज़रूरत हमको पड़ती रहती है। तो एक तो ये टूल है जिसका ज़रूरत हमें पड़ेगी। इसी तरह से एक दूसरा है जिसको हम यूज़ करते रहते हैं। उसे कहते हैं बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो मैथमेटिक्स में इसका अलग चैप्टर है, जिसको जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हमको मैथमेटिक्स का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना। हम इस बायनोमियल थ्योरम का कितना भाग किस रूप में हम अपने फिजिक्स में प्रयोग में लाते हैं, हमको वही पढ़ना है। बायनोमियल थ्योरम में 1 + x की पावर n अगर हो, जहां x का मान 1 से कम है, इसकी वैल्यू 1 से अगर कम है, और जो n है ये इसका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और फ्रैक्शन भी हो सकता है। यदि इस रूप में है तो इसकी जो वैल्यू होती है ये बराबर होगी 1। इन दोनों का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा nx, और फिर आगे अगर फिर लेना चाहे और आगे तो इसका n लिखेंगे और इसका फिर 1 घटा करके फिर लिखेंगे, और नीचे लिखेंगे फैक्टोरियल 2 x की पावर 2। यहाँ 1 घात है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 घात, 1 घात, 2 घात, और फिर ऐसा ही ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। चूंकि x की वैल्यू 1 से कम है, इसलिए इसकी आगे की जो पावर्स हैं वो छोटी होती जाएंगी। हमारी फिजिक्स में बहुत छोटी राशि है तो उसको, जिस राशि को हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी तुलना में अगर नेग्लिजिबल है तो हम छोड़ देते हैं। तो फॉर x इज वेरी स्मॉल देन 1, हम इतने के आगे का छोड़ देते हैं, और इसीलिए 1 + x to the power n इज नियरली इक्वल टू n + nx। हम ऐसा ही वो प्रयोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जगह जगह जहाँ इस तरह का एक्सप्रेशन होता है वहाँ इसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके लिए उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास है 1 + p/q to the power -2/3। इसमें हमने p/q इज स्मॉलर देन 1। p बहुत छोटा है, q बहुत बड़ा है, तो p/q इज स्मॉलर देन 1। तो इसमें हमने इस द्विपद के यानी ये बायनोमियल थ्योरम को लगाया। दिस इज इक्वल टू 1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा nx। n बराबर है -2/3 और x है p/q। तो दिस इज द आंसर, इसकी ये वैल्यू होगी। इस तरह से बहुत सारी जगह हमारे फिजिक्स में जगह जगह इस तरह के एक्सप्रेशंस हमारे पास आते हैं, जहां हमको इसकी पावर हटानी रहती है, इसको हल करना रहता है, और इस तरह से हम इसको हल कर लेते हैं। इसी तरह से अगर हमने मान लिया कि हमें मान निकालना है 1 + 1/100 to the power -1/3, इसकी वैल्यू निकालनी। 1/100 इज स्मॉलर देन 1, और इसमें अगर द्विपद का प्रमेय लगाएं, इस बायनोमियल थ्योरम को अप्लाई करें, तो दिस इज इक्वल टू 1, इन दोनों का गुणा ये हो जाएगा, यहाँ माइनस है पावर 1/3 एंड 1/100 इक्वल टू 1/300। 1/300 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। 300 से हमने इसको डिवाइड किया 1 को, नहीं जाता 0 रखा, फिर नहीं जाता 0 रखा, और ये 3 गया। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आई 1 - 0.003 विच इज इक्वल टू 7990। दिस इज द वैल्यू। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट है ये हमारा बायनोमियल थ्योरम।
बायनोमियल थ्योरम के बाद हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जहाँ पर किसी भी पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट्स में दिखाते हैं, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी भी है, जिसमें एक एक्सिस एक्स होता है, एक एक्सिस वाई होता है, वाई वाई डैश एंड एक्स एक्स डैश, ऐसा होता है। दिस इज द ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू विच द थिंग्स आर सॉल्व्ड आर मेजर्ड। दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी मेजर द थिंग्स। इसी से हम मेजर करते हैं। अब यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी चीज़ को हम इन दोनों अक्षों पर दूरियों से प्रकट करते हैं। जैसे मान लीजिए देयर इज अ पॉइंट पी, सपोज हमको इसको शो करना है, तो यक्स दिशा में कितनी दूर जाना पड़ेगा, इसके सामने पहुंच गए। मान लीजिए ये है आपका x1, डिस्टेंस इज x1 इन दिस डायरेक्शन, और फिर इसके समानांतर हम गए, कितनी ऊंचाई तक जाना पड़ा, और ये हो गया y1। तो अगर हम x1 इतनी दूर आ जाएं, इसी दिशा में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में y1 दूरी जाएं, तो इस पॉइंट पर हम पहुंच जाएंगे। एंड देयरफॉर दिस इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, y1 x1। पहले इसको दिखाते हैं और फिर इसको दिखाते हैं। तो ये तो हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे हम दिखाते हैं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कई प्रकार की आकृतियों का अध्ययन करते हैं। हमको केवल यही इतना आपको बताना है कि उन आकृतियों को हम उनके इक्वेशन में और उनको कहाँ कैसे यहाँ हम प्रकट करते हैं। ये x और y जो हमारी ये कोऑर्डिनेट्स हैं, इनकी अगर एक एक पावर है, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू mx प्लस सी, या x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1। हियर y एंड x बोथ हैव 1 पावर। इनके जो पावर्स हैं 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी। जब इनकी पावर्स 1 रहती है तो ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। दीज रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। It means if we have any equation, तो हमें समझ जाते हैं कि वो क्या चीज़ होगी, उसको क्या चीज़ होगी हमारे उस ग्राफ में या कोऑर्डिनेट में या कहीं भी अगर किसी जगह वो दिखाया गया रिप्रेजेंट हो रहा है, तो क्या चीज़ है, व्हाट इज़ दैट। तो अगर जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी एक एक पावर है 1, तो देन दैट रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन। अब वो किसी भी तरह किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन अगर पावर दोनों की एक एक है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो स्ट्रेट लाइन है। अगर मान लीजिए इनकी पावर 2 है, एक्स स्क्वायर अपान सपोज ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ इसकी पावर 2, इसकी भी पावर 2 है, और यहाँ x के नीचे x की दिशा का हिस्सा है, y के नीचे y की दिशा का हिस्सा है। तो ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज इलिप्स। Ellipse means like this. This is x, this is y, this is origin, and this from here to here is A, and this is B. This is called major axis of this ellipse, and this is called minor axis. This ellipse. So this type of curve, this is ellipse and this is the equation. So if there is equation like this,
it means that represent the ellipse. If A and B both are equal, A and B both are equal, x square upon A square, y square upon B square is equal to 1. या इसको इस तरह भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी, बोथ आर इक्वल, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर. ए और बी दोनों बराबर है, और जब ए और बी दोनों बराबर होगा तो लाइक दिस, वी नो दैट दिस इज सर्किल, दिस इज बी एंड दिस इज ए, अब बोथ आर इक्वल, ए एंड बी बोथ आर इक्वल. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस रिप्रेजेंट सर्किल, दिस इज ए सर्किल. Suppose there is another equation, y square 4ax or x square is equal to 4a or any constant quantity, 4a हो जाए या कुछ भी हो जाए यहाँ, या a y, like this. One axis is squared and this is 1 power. Here is 2 power, here is 1 power. जहाँ पर 1 और 2 पावर्स आर नॉट इक्वल, एक की पावर 2 है, एक की पावर 1 है, तो इसे हम कहते हैं पैराबोला. दिस इज पैराबोला. दिस पैराबोला में y स्क्वायर इज x, जिसकी पावर 1 है, उसी के एलॉन्ग सिमेट्रिकल है. ये y है, ये x है. ये है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और यानी कांस्टेंट क्वांटिटी 4a हो सकता है, 4a के अलावा भी कुछ हो सकता है, यानी क्वांटिटी. तो इस तरह का ये, बिकॉज द स्क्वायर इज इन y, देयरफॉर y इज ऑन नेगेटिव साइड एंड पॉजिटिव साइड बोथ. x इज 1 पावर, देयरफॉर दिस कर्व इज सिमेट्रिकल अलोंग दिस. विद रिस्पेक्ट टू x इज सिमेट्रिकल. जितना हिस्सा जैसा इसका ऊपर होगा उतना ही हिस्सा वैसा ही यहाँ होगा. ये यहाँ से अप टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी तक चला जाता है, मिलता नहीं, गोस अप टू द इन्फिनिटी. इसी तरह से अगर इस तरह का हो कि एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की 2 पावर है और वाई की 1 पावर है, तो जो भी बनेगा ये ऐसे बनेगा. दिस इज सिमेट्रिकल अलोंग वाई. ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसीलिए ये जो हमारा बना ये y के सिमेट्रिकल है. ऐसे दिस इज x एंड दिस इज y. तो ये तो हो गए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ ये फार्मूले हैं, या उनके कुछ जो कर्व हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं, ये उसके बारे में है. इसके अतिरिक्त हम लोगों को जो आगे पढ़ना है, मैथमेटिक्स में जो मुख्य चीज़ हमको लोग को पढ़ना है
वो पढ़ना है कैलकुलस। कैलकुलस में भी मैथमेटिक्स की का एक विशेष बुक है, एक विशेष मैथमेटिक्स में कैलकुलस मुख्य रूप से मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को जो कैलकुलस पढ़नी है वो इन व्यू ऑफ फिजिक्स, हम उस भौतिकी को दिमाग में रख करके हम कैलकुलस को किस प्रकार से समझ लें और कितना हमारे काम का उसमें है, हमको केवल उतना ही पढ़ना है। हमको ना तो उसके फार्मूले के डेरिवेशंस यहाँ करने हैं, ना हमको कैलकुलस के फार्मूले की गणना यहाँ करनी है। हाउ टू यूज कैलकुलस एंड व्हाट इज कैलकुलस एंड फॉर व्हाट पर्पस वी यूज कैलकुलस। नाउ कैलकुलस में दो प्रकार की बात हुई। कैलकुलस में वन इज नोन एज डिफरेंशियल, differential calculus, and second is integral calculus. डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल। डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस को समझने के लिए हमें थोड़ा सा एक चीज़ और भी थोड़ी समझनी चाहिए। हम लोगों ने अभी तक जो पढ़े हैं फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में, जहाँ पर हमने क्वांटिटीज़ को पढ़ी है, जनरली वी यूज्ड कांस्टेंट क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर कांस्टेंट क्वांटिटी है तो उन कांस्टेंट क्वांटिटीज़ के ऊपर हम ऑपरेशंस करके, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के द्वारा उनके रिजल्ट हम प्राप्त कर लेते हैं। हमारे पास सपोज कर लीजिए वी हैव 5, अनदर क्वांटिटी इज 4, और हमारे पास दो ऑपरेशंस है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। वन ऑपरेशन इज टू कलेक्ट द थिंग्स। मैथमेटिक्स का एक ऑपरेशन है टू कलेक्ट द थिंग्स, टू कलेक्ट आर टू सम अप। इसके लिए हम जिस ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं उसका सिंबल इस तरह का लगाते हैं, प्लस। उसके लिए हम प्लस का प्रयोग करते हैं। तो दूसरा है, दूसरे प्रकार का जो ऑपरेटर हम प्रयोग करते हैं उसमें है टू डिवाइड आर टू डिस्ट्रीब्यूट। इसके लिए हम माइनस का प्रयोग करते हैं। पूरी मैथमेटिक्स में हम दो प्रकार का के ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, आदर भी सम अप और भी डिस्ट्रीब्यूट। या तो हम जोड़ते हैं या हम घटाते हैं। जितनी भी मैथमेटिक्स है, पूरी मैथमेटिक्स में केवल दो ही प्रकार के ऑपरेशंस हैं, दो प्रकार के ही ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये बात दूसरी है कि जो हमारी सामान्य गणित है उसमें हम दो ऑपरेटर्स हमने और प्रयोग कर लिए हैं, और वो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स नहीं हैं, बल्कि इन्हीं दो ऑपरेटर्स को तेज गति से करने का एक तरीका है। यहाँ पर अब इन्हीं में से किसी का हम प्रयोग कर लेते हैं। सपोज वी पुट दिस, हम जान जाते हैं, हमें समझ जाते हैं, वी नो व्हाट टू डू, और इसका क्या रिजल्ट होगा हम फौरन राइट हियर। वी नो दैट 5 and 4 when this operator is put here gives 9. Similarly, if there is 5, 4 and this operator is put here gives 1. अब ये दोनों का जोड़ 9 आता है, इन दोनों का अंतर 1 आता है। ये इन पर निर्भर नहीं करता बल्कि इन पर ज़्यादा निर्भर करता है। ये दोनों तो वही हैं, लेकिन ये बदल जाता है तो इसके रिजल्ट बदल जाते हैं। अब प्रश्न आता है कि 5 और 4 9 हम क्यों लिखते हैं, हम कोई और क्वांटिटी क्यों नहीं लिखते, या इसी प्रकार 5 - 4 को 1 ही क्यों लिखते हैं और कोई क्वांटिटी क्यों नहीं लिखते। एक्चुअली इट सीम्स वेरी इजी, ये बहुत ही आसान हमको दिखता है और हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि दिस इज 1, बड़ी आसानी से कहते हैं दिस इज 1, लेकिन ऐसा आसान नहीं है। This is not a theoretical result. This is not theoretical. For this, we have performed
practicals. Many times we have performed practicals, and the result of that practical is now in my mind. We have taken 5 things, anything 5, suppose the 5 fingers, and then again the 4 fingers, mix them up, then counted, comes out to be 9, written 9. We have 5, 4 dropped, subtracted, and 1, the result is 1. So this is a practical result, not theoretical result. अब हम नहीं पूछते कि ये 9 क्यों आ गया या ये 1 क्यों आ गया, ये हमारा दिमाग में बस क्या है। अगर कोई कहे कि नहीं 9 नहीं ये 10 होगा, तो आप उसको गुस्सा भी दिखाओगे, कहोगे नहीं 9 ही होगा। लेकिन अगर कोई तेज हो तो आपके ऊपर दबाव बनाएगा कि आपने देखा नहीं है, चेंज हो गया है, 9 नहीं होता 10 होता है। लेकिन ये 9 ही होगा क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है ये। बस इन द सेम वे, जिस तरह से यहाँ पर हमने 2 तरह के ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया है, या तो चीज़ों को हम इकट्ठा करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम जोड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लाकर एक जगह करते हैं, या चीज़ों को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या उनका रेट निकालते हैं, या उनको हम बांटते हैं। तो 2 तरह की चीज़ें हमारे पास हैं और दोनों के लिए हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, 2 ऑपरेटर्स। लेकिन हियर दीज 2 ऑपरेटर्स आर यूज्ड for fixed quantities. For example, we have 2 pens. The rate of each pen is ₹5. तो टोटल कितना होगा? टोटल के लिए हमने क्या किया कि 5 है तो 1 5, then 2 5 comes out to be 10. हमने इसे जोड़ दिया। ध्यान रखेंगे, अगर आपको जल्दी में लिखना होगा तो आप लिखेंगे 5 × 2, बट दिस इज नॉट द ऑपरेटर। ये सामान्य रूप से इसको हमने काम को जल्दी करने के लिए निकाल लिया, हम यूज इसी का करते हैं। और हमारा जो कंप्यूटर होता है उसके पास तो ये 2 ही ऑपरेटर्स हैं, वो चाहे जितने में गुणा कराइए, चाहे जितने में जोड़िए, लेकिन जितने में घटाइए, वो जोड़ना और घटाना ही जानता है, वो गुणा भाग नहीं करता। तो यहाँ हमको करना ये है कि 5 + 5 = 10। ये बड़ी आसानी से हमने कर दिया, क्योंकि दुकान पर जाने पर 5 और 5 उसने दुकानदार ने बताया था, हमने दे दिया। लेकिन सपोज उसने कहा कि 2 पेन आप ले रहे हैं और रेट ऑफ ईच पेन इज ₹5 per second. What will be the payment? It is very difficult to give the payment because the price of the pen is changing. And now very difficult to calculate the value. तो जहाँ पर चीज़ें चेंज हो रही हैं, जहाँ पर चेंजें वेरिएबल हैं, वहाँ पर हम गुणा भाग नहीं कर सकते। वहाँ पर हम गुणा और भाग या जोड़ और घटाना बड़ी आसानी से ऐसा कर नहीं सकते। और इन फिजिक्स एवरीथिंग इज चेंजिंग, और आवर एज इज चेंजिंग, द टाइम इज चेंजिंग। If particle is coming down, is falling, the height is changing, the velocity is changing, the pressure of the atmosphere is changing, the height of a plant is changing, the age of the plant is changing. अगर कोई आपसे पूछता है आपकी एज कितनी है, तो आप उसको सही सही बताएं। अगर सेकंड तक आप बताना हो तो जब वो आपसे पूछेगा तब कुछ और सेकंड होगा, जब आप सोच रहे होंगे, जोड़ रहे होंगे, कुछ और होगा, और जब आप आंसर दे रहे होंगे तब कुछ और सेकंड होगा। वेरी डिफिकल्ट। तो हमारे फिजिक्स में तो ज़्यादातर जो क्वांटिटीज़ है दे आर वेरिएबल, दे आर चेंजिंग, दे आर नॉट कांस्टेंट। तो इसलिए उसकी स्टडी करने के लिए, उसे सम अप करने के लिए, उसे इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, रेट निकालने के लिए, ये सब करने के लिए हमको कोई मैथमेटिक्स चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस इज द मैथमेटिक्स which deals with the variable quantities. Differential calculus is in place of this distribution, division, and this integral calculus is in the place of
collection or summing of the things. तो I think it is clear कि जो हम इंटीग्रल कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं वो सामान्य गणित में जो हम जोड़ते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, और जो डिफरेंशियल कैलकुलस है जहाँ हम रेट निकालते हैं, परिवर्तन की दर निकालते हैं, चीज़ों को डिवाइड करते हैं, उसकी जगह पर इसका प्रयोग करते हैं. बट दीज आर फॉर वेरिएबल क्वांटिटीज़ जो चेंज हो रही हैं. तो नाउ लेट अस स्टडी दीज डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस. जितना हमको आवश्यकता है फिजिक्स में हम उतना इसमें पढ़ेंगे. There are two variables. One variable is y and other is suppose x, such that y depends upon x. Y depends upon x. Mathematically, we say that y is a function of x. Y is a function of x means y depends on x. If x changes, y will change. x के किसी भी तरह की वैल्यू पर यह निर्भर करता है, यानी y इज डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट. x अपनी इच्छा से बदल जाएगा लेकिन y उसके हिसाब से बदल जाएगा, विल चेंज. तो देयर आर टू क्वांटिटीज, वन इज x एंड अदर इज one is y and other is x, and these are two many variables. These are called variables. This is a variable and this is a variable. Y depends upon x. Then the change in y with respect to x is called differential coefficient of y with respect to x. The change in y with respect to x, the change in y with respect to x is differential coefficient. इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x. Differential coefficient of y with respect to x, and write it as dy by dx. It is written like this, dy by dx. D doesn't mean d means change. D represents the change. So dy, the change in the y with respect to change in the x, and this quantity is called differential coefficient of y with respect to x, dy by x. Remember, dy और this x and y कुछ भी हो सकती है. y अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हो जाए और x अगर टाइम हो जाए तो हो जाएगा ds अपॉन dt और ds अपॉन dt. इधर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी हो जाएगी. तो इस तरह से ये जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ये हमारे फिजिक्स में जगह जगह डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट भी करती है और उनकी वैल्यू को निकालने के काम में भी आती है. तो यहाँ पर ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमको निकालना है, ये ध्यान रखेंगे. जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वो एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में है. ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है जो एक्स पर डिपेंड करती है. हमारे पास जो फंक्शंस हैं, ये जो इनके रिलेशंस हैं, संबंध है, वो बहुत प्रकार के हो सकते हैं. और उन्हीं रिलेशंस का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना होगा वो हमने आपको बताया कि हमको यहाँ पर डिराइव नहीं करना है. वो कितना होगा एंड हाउ टू कैलकुलेट, हमको यही सीखना है. सपोज हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जिनका इस्तेमाल हम फिजिक्स में करते रहते हैं. हम उन्हीं क्वांटिटीज़ को यहाँ पर देखेंगे. सपोज कर लीजिए कि जो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है या वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स,
वो इस तरह से है कि इस यक्स की पावर n, यानी कोई क्वांटिटी है, कोई हमारे फिजिकल क्वांटिटी जिसकी पावर n पर निर्भर करता है, इस तरह हो सकता है। या इसी तरह ये हमारा फंक्शन है, आप यक्स जो है वो लाख पर निर्भर करता है, या वो पावर ई की पावर पर निर्भर करता है, तो हम एक एक का करते जाएंगे। यहाँ पर फंक्शन आप यक्स इक्वल टू यक्स की पावर n है इसका y का, और इसलिए इसका dy बाई dx विल बी इक्वल टू द पावर कम्स हियर and one power is decreased by 1. The power is decreased by 1. n x to the power n minus 1 is the differential coefficient of this. For example, अगर फंक्शन ऑफ x और y is equal to x to the power 9, then dy by dx is equal to the power is written here and one power, this power is reduced by 1. This is the answer. Very simple. जो पावर है उसको पहले रखिए, एक पावर को एक घटा दीजिए। इस तरह से हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे। मान लीजिए हमारे पास है y का मान या फंक्शन ऑफ x का मान है 1/x and we have to find out the dy by dx. तो फॉर दिस वी कैन राइट इट y इज इक्वल टू x को ऊपर ले जाएं तो हो जाएगी x की पावर -1, नीचे है तो 1, ऊपर ले गए तो -1, एंड देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू पावर पहले आ जाएगी, एक पावर घट जाएगी, x की एक पावर पहले से थी, एक पावर और घटा दिया तो हो गई -1 x to the power -2 which is written like माइनस, इसको नीचे ले आइए 1/x to the power 2. तो 1/x का when it is differentiated with respect to x, जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते हैं तो 1/x becomes -1/x². ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी ज़रूरत हमको पड़ती रहती है फिजिक्स में, इसलिए स्पेशली हमने इसको यहाँ पर कर दिया है। और इसी तरह से हम कर दे रहे हैं, उनको आप याद रखेंगे। dy बाई dx, डी फंक्शन ऑफ x इज साइन x, दिस इज इक्वल टू cos x। y की जगह पर साइन x है, और इसी तरह d बाई dx cos x इक्वल टू माइनस साइन x। d बाई dx हमको निकालना है, y की वैल्यू या फंक्शन ऑफ x की वैल्यू आती है tan x, दिस इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। d बाई dx cot x माइनस कासेक स्क्वायर x, d बाई dx sec x, दिस इज इक्वल टू sec x tan x। ये इनकी वैल्यूज हैं जिनकी ज़रूरत हमको पड़ेगी, और इनको हम याद रखेंगे तो जगह जगह इनकी जगह हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हम आपसे बात कर रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं, ये आपको नहीं निकालना है, ये मैथमेटिक्स के स्टूडेंट निकालेंगे। लेकिन वी हैव टू यूज इन प्लेस ऑफ cot x का, जब भी हम उसको चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x का परिवर्तन करेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको ये वैल्यू प्राप्त होगी। हम डायरेक्ट इस वैल्यू को रख देंगे। आप ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू यहाँ क्यों आती है, ये ठीक वैसे ही है जैसे 5 + 4 = 9। हम नहीं पूछते क्यों आती, क्योंकि जैसे वो एक्सपेरिमेंटल है वैसे ये भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को शुरू में तो हमको लगता है कि क्यों आया होगा,
लेकिन बाद में हमारी ये मस्तिष्क का हिस्सा बन जाता है और हम उसको उसी तरह से यूज़ करते रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसको आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।